नमस्कार, मैं कुमार प्रबोध और बहुत स्वागत है आपका फर्स्ट बिहार झारखंड में। एक बार फिर राजनीति की, पॉलिटिक्स की, सियासत की नई कहानी लेकर आपके सामने हाजिर है। वैसी कहानी जो शायद दूसरी जगह से आपको सुनने को न मिले, कि बार बार हम कहते हैं खबर वो नहीं होती जो लोग बताने की कोशिश करते हैं, नेता बताने की कोशिश करते हैं। आपको खबर वो होती है जो छिपाने की कोशिश होती है। खैर, आज हम राजनीति की ये कहानी आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले एक दूसरी कहानी सुना देते हैं। देश में जब मुगलों का शासन था और दिल्ली की तख्त पर, दिल्ली के सिंहासन पर जब हुमायूं बैठा था, उस दौर में दक्षिण हरियाणा, जो आज का हरियाणा है, दक्षिण हरियाणा के एक भाग पर जंगल को साफ करके एक रियासत बनाई गई, एक साम्राज्य खड़ा किया गया छोटा मोटा, और उस रियासत का नाम दिया गया अहिरवाल, यानी ग्वालों की, यादवों की भूमि, अहिरों की भूमि। यह अहिरवाल क्षेत्र पर यादव राजा जो है लगातार मुगल शासक के समय से लेकर अंग्रेजों के दौर तक लगातार राज करते रहे। और इस रियासत जो थी, उस रियासत की राजधानी थी रेवाड़ी। आप जानते होंगे रेवाड़ी इंडस्ट्रियल एरिया है, दिल्ली से कुछ ही दूरी पर है। दिल्ली से जब आप राजस्थान की ओर बढ़ेंगे तो रेवाड़ी आपको मिल जाएगा, बहुत दूर नहीं है। गुड़गांव जो है लोकसभा क्षेत्र, उसी में रेवाड़ी आता है। आजादी से पहले रियासत का दौर था, और जब आजादी मिली तो भी इस रेवाड़ी, और रेवाड़ी ही नहीं पूरे अहिरवाल पर यादवों का ही राज रहा। एमएलए हो या एमपी, मंत्री हो या संतरी, यादव ही चुने जाते रहे। यादवों की इस राजधानी में, यादवों की जमीन की इस राजधानी में 8 अक्टूबर को जब हरियाणा विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आया तो लालू राबड़ी परिवार के दामाद, लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के दामाद तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव के जीजा चिरंजीवी राव चुनाव हार गए। हारे भी ऐसे वैसे नहीं, बुरी तरीके से हारे। उस सीट से हारे जो उनकी परंपरागत जो है वो सीट रही है, जिससे उनके दादा राव अभय सिंह कभी विधायक हुआ करते। जिस सीट पर, रेवाड़ी सीट पर 5 दफे उनके पिता कैप्टन अजय सिंह यादव विधायक रहे, हरियाणा में मंत्री रहे। पिछले विधानसभा चुनाव में 2019 में जब हरियाणा विधानसभा चुनाव हुआ था तो उस सीट से चिरंजीवी राव चुनाव जीत गए थे। इस दफा बीजेपी ने यादवों की राजधानी में लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के दामाद तेजस्वी प्रसाद यादव और तेज प्रताप यादव के जीजा को ऐसी शिकस्त दी कि इसको भूलने में शायद उनको कई वर्ष लगे। लगभग 29,000 वोटों से चिरंजीवी राव चुनाव हारे। कहां से हारे? यादवों की राजनीति से, यादवों की राजधानी से। कहानी दिलचस्प है। हराया किसने? यादव नहीं हराया, लक्ष्मण सिंह यादव, राव लक्ष्मण के नाम से उनको पुकारा जाता है, बीजेपी के हैं। यानी यादवों की राजधानी में यादवों ने लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के दामाद का साथ छोड़ दिया। और आपको बता दें, अपने दामाद के लालू प्रसाद यादव ने बाकायदा वीडियो जारी करके लोगों से अपील की थी। अपने बहनोई के लिए तेज प्रताप यादव चुनाव प्रचार करने गए थे। राजद के नेताओं का एक हिस्सा जो है वहां पर, एक जमात जो है वहां पर लगा हुआ था उस क्षेत्र, रेवाड़ी क्षेत्र में चिरंजीवी राव की जीत तय करने के लिए संसाधन वहां पर लगे हुए थे। ये कहा जा रहा था लालू परिवार की ओर से कि अगर चिरंजीवी राव चुनाव जीते तो उनको प्रदेश का डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, और वहां से चिरंजीवी राव चुनाव हार गए। इस कहानी सुनाने का मतलब हम आपको समझाएंगे, लेकिन हम आपको ये बता रहे हैं कि लालू परिवार के लिए झटका सिर्फ इस बात का नहीं है, ये नहीं है कि उनके दामाद, उनके घर के पाहुन चुनाव हार गए हैं। आने वाले दिनों में हरियाणा चुनाव का जो परिणाम, जो निष्कर्ष निहितार्थ सामने आ रहा है, वो लालू परिवार को सख्ते में डालने के लिए काफी है। पूरी कहानी आपको सुनाएंगे। हरियाणा के बहाने हम आपको बताएंगे कि हरियाणा में राजनीति की शुरुआत हुई है, उसका असर बिहार पर किस तरीके से पड़ने जा रहा है। दरअसल आपने देखा होगा कि हरियाणा चुनाव को लेकर जितनी भी भविष्यवाणियां हुई, उन सब में कहा गया कि बीजेपी जो वहां पर सरकार चला रही थी लगातार 10 सालों से, उसकी बुरी हार होने वाली है। और कांग्रेस को 2/3 से ज्यादा सीटें तक दी जा रही थी भविष्यवाणियों में, एग्जिट पोल्स में, सर्वेज में।
वहां पर बीजेपी ने लगातार तीसरी दफे सरकार बनाने में सफलता हासिल की। न सिर्फ वोट परसेंटेज बढ़ाया बल्कि सीटों की संख्या भी बढ़ा ली। अपने अपने बूते पूर्ण बहुमत से 90 विधायकों वाले विधानसभा में 48 सीटों के साथ बीजेपी जो है वो वहां पर सत्ता में काबिज हो गई है। 2 और निर्दलीय भी सरकार के साथ आ गए। आप कहेंगे कि हरियाणा की कहानी हम आपको क्यों सुना रहे हैं? हरियाणा की कहानी आपको इसलिए सुना रहे हैं क्योंकि हरियाणा में जो बीजेपी ने प्रयोग किया है वो प्रयोग अब बिहार में हो सकता है। दरअसल वो प्रयोग बीजेपी महाराष्ट्र में भी करेगी। महाराष्ट्र में करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन महाराष्ट्र में कई बाधाएं बीजेपी के सामने खड़ी हैं और कई समय बेहद कम है। हरियाणा की तरह सीएम नहीं बदला जा सकता, हरियाणा की तरह दूसरे प्रयोग नहीं किए जा सकते, क्योंकि बीजेपी वहां पर 3-3, 4-4 जो है वो साझेदार दलों के बीच फंसी पड़ी है। उसके सामने बहुत ऑप्शन नहीं है। लेकिन बिहार में हरियाणा का असर जो है आपको देखने को मिलेगा, ये तय हो गया है। आप पूछेंगे हरियाणा का बिहार से क्या वास्ता? बाकी वास्ता तो है नहीं, लेकिन राजनीति में कई प्रयोग किए जाते हैं और जब प्रयोग किसी एक राज्य में सफल हो जाता है दूसरे राज्य में उसको दोहराया जाता है। हरियाणा कहानी सुनिए। हरियाणा को अमूमन आप लोग किस नजरिए से जानते हैं? हरियाणा को जाटलैंड कहा जाता है। 22% करीब आबादी वहां पर, ज्यादा ही, करीब 22% तो एक मतलब 1931 के जनगणना के आधार पर जो है वो कहा जा रहा है कि 22% आबादी है। तकरीबन 25% यानी 1/4 वोटर जो है वो जाट तबके से आते हैं हरियाणा में। और जहां पर और ये कहा जा रहा था कि जाट तबका पूरी तरीके से बीजेपी के खिलाफ, यानी 25% वोटर पूरी तरीके से बीजेपी के खिलाफ, 10% करीब मुसलमान वोटर की तादाद है, यानी 35% वोट पहले से बीजेपी के खिलाफ। और उसके बाद दूसरी जातिगत समीकरण के आधार पर जो कांग्रेस ने टिकट बांटे उनका वोट अगर जोड़ दे तो कहा जा रहा था कि 49% वोट पहले से कांग्रेस के पास था। लेकिन बीजेपी ने सियासत के मोहरे इस तरीके से चले, ऐसी बिसात बिछाई कि कांग्रेस चारों खाने चित हो गई, औंधे मुंह गिर गई। हमारे बीजेपी नेताओं से, बिहार से जुड़े बीजेपी नेताओं से लंबी बातचीत हुई है और लंबी बातचीत के बाद ये समझ में आ रहा है कि लालू परिवार और ज्यादा तनाव में क्यों है। दरअसल जो खबरें निकलकर सामने आ रही है कि हरियाणा का प्रयोग जो है वो बिहार में दोहराया जा सकता है। आप कहेंगे हरियाणा कौन सा प्रयोग बिहार में दोहराया जा सकता है? हम आपको कायदे से, हम आपको तरीके से समझाएंगे। हम आपको बताएंगे कि हरियाणा का अगर प्रयोग बिहार में दोहराया गया तो उसके क्या क्या असर हो सकते हैं। हरियाणा में आप चाहे किसी विश्लेषक की बात सुनिए, एक बात साफ साफ आ रही है कि बीजेपी ने एंटी जाट जो है वो राजनीति की, यानी जो जिस वोटर की तरफ, जिस वोट बैंक की तादाद तकरीबन 25% हो उसके खिलाफ राजनीति की सीधे तौर पर। जहां पर जाट के बगैर, उम्मीदवार के बगैर काम नहीं चल सकता था, बीजेपी ने सिर्फ उन्हीं जगहों पर जाट उम्मीदवार खड़ा किया, बाकी सारे जगहों पर गैर जाट उम्मीदवार वो खड़ा किया। जाट विरोधी गोलबंदी हुई और उसमें बीजेपी के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी थी वो हवा हो गई। हम आपको समझाते हैं कि बिहार में क्या कुछ हो सकता है। बिहार के जातिगत समीकरण को देखिए। बिहार के जातिगत समीकरण को देखिएगा तो यहां आपको पता चलेगा कि तकरीबन 14% या 14.25%, 14.26% जो है यहां पर यादव जाति के वोटर हैं। और अब जो हमारे पास खबर आ रही है वो ये कि बीजेपी बिहार में, हमारे बीजेपी के कम से कम 3-4 बड़े नेताओं से आज बातचीत हुई है कि बीजेपी बिहार में जो है वो हरियाणा का फॉर्मूला जो है वो अपनाने जा रही है। और इसकी खबर जो है कहीं ना कहीं आरजेडी कैंप में भी है, लालू फैमिली में भी है। और बीजेपी का अगर ये प्रयोग सही हो गया, सफल हो गया, तो भाई साहब वाकई लालू परिवार की नींद उड़नी तो स्वाभाविक है। पूरी कहानी आपको समझाते हैं, पूरा एक एक करके आपको बताते हैं कैसे लालू परिवार की नींद उड़ सकती है और क्या कुछ हो सकता है। बीजेपी के एक बड़े नेता ने हमें बताया कि बीजेपी इस दफा बिहार में पूरी तरीके से एंटी यादव सेंटिमेंट बनाने की कोशिश कर रही है। दरअसल बीजेपी के नेता ने हमें बताया कि जो बिहार में यादवों की तादाद 14.25% करीब है और उनको लेकर जो बिहार में एक माहौल बन रहा है, वो माहौल जो है वो हमारे लिए लाभदायक है। उन्होंने एक आंकड़ा दिया, हम नहीं जानते उस आंकड़ा की सत्ता कितनी है। उन्होंने कहा कि बिहार में आजकल SC ST
यानी अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निरोधक कानून SC/ST एट्रोसिटी एक्ट के तहत जो केसेस दर्ज हो रहे हैं उससे 50% यानी आधा से ज्यादा केसेस जो है सिर्फ और सिर्फ उसमें जो अभियुक्त है वो एक ही जाति से आते हैं। उन्होंने कहा कि जमीन विवाद के इतने मामले, बीजेपी के नेता ने आंकड़ा दिया, जमीन विवाद के इतने मामले हैं उसके 62% मामलों में एक ही जाति के लोग शामिल हैं। अब हम उसकी हकीकत की हम पुष्टि नहीं करते हैं, हम ये नहीं कह रहे कि जो बीजेपी के नेता कह रहे हैं वो 100% वो परम सत्य है, लेकिन बीजेपी के पास जो आंकड़े हैं वो यही है। और बीजेपी की पूरी कोशिश होगी कि बिहार में जो है यादव विरोधी गोलबंदी कराई जाए। दरअसल आप कहेंगे कि बिहार में चुनाव 1 साल बाद है, हाँ जी है, 11 महीने बाद है, करीब सितंबर में तो चुनाव की घोषणा हो जाएगी अगले साल, और सारी पार्टियां तैयार हो, मैदान में उतर चुकी है। देख रहे ना कितनी नीतीश कुमार मीटिंग कर रहे, संगत पंगत कार्यक्रम चलाइए, तेजस्वी यादव जो है वो मुहिम चला रहे हैं। आप देख लीजिए आरजेडी के सोशल मीडिया अकाउंट्स को देख लीजिए, वो कहेंगे बदलेगा बिहार, उनका मुहिम इस बार बदलेगा बिहार, मैंने सरकार बदलेगी, इस बिहार में इस बार सरकार बदलेगी, उन्होंने चुनावी अभियान शुरू कर दिया है। दरअसल एक नेताओं के मन में यह भी डाउट है कि बिहार में समय से पहले जो है वो चुनाव कराए जा सकते हैं। हालांकि इसकी संभावना बेहद कम है कि समय से पहले नीतीश कुमार चुनाव कराने को राजी होंगे, लेकिन समय से पहले हो या समय के बाद हो या समय पर हो, सॉरी, तो भी आरजेडी बीजेपी जो है वो हरियाणा का प्रयोग जो है, हरियाणा से जो राह मिली है बीजेपी को, वो बीजेपी उस रास्ते पर बिहार में भी चलने की कोशिश करेगी। और बीजेपी के हमने कई, एक नेता ने कही इस बात को, हमने कई और बीजेपी के जो अहम नेता उनसे भी उसकी पुष्टि करने की कोशिश की, और सबका जो है, सबकी बात जो है वो करीब करीब इसी से मिलती जुलती दिखाई पड़ी कि बीजेपी की अगली रणनीति होगी बिहार में एंटी यादव गोलबंदी कराने की। अब एक और बीजेपी की यह कोशिश होगी। अब दूसरी कोशिश देख लीजिए, दूसरे ओर देख लीजिए, तेजस्वी यादव या फिर इंडिया गठबंधन है उसकी हालत देख लीजिए। दरअसल आरजेडी के साथ एक प्रॉब्लम यह है कि आरजेडी लालू फैमिली जो है वो इस डर से बाहर नहीं निकल पा रहा है कि यादव वोट हमारा साथ छोड़ दे सकते हैं। अब इसे लोकसभा चुनाव का उदाहरण देते हैं। आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से अखिलेश यादव ने जीत हासिल की। वहां उन्होंने क्या किया, अपना एक नया सामाजिक समीकरण बनाने के लिए यादव सीटों तक की कुर्बानी दी। अपने यादव उम्मीदवारों को जो है उन्होंने जो है वो टिकट काटा और दूसरी जाति के उम्मीदवारों को खड़ा किया। यहां क्या मजबूरी है बिहार में लालू परिवार के साथ कि वो यादव प्रेम से जो है, या फिर यादवों के इस डर से कि यादव वोट हमारे से कहीं छिटक न जाए और जो नए छत्रप खड़े हो रहे हैं पप्पू यादव जैसे, उनके ओर न चला जाए, वो इस जो है इस भावना से, इस डर से जो है बाहर नहीं निकल पा रहा है। अब देखिए लोकसभा चुनाव की बात बताते हैं। आरजेडी ने 23 सीटों पर चुनाव लड़ा, 3 तो रिजर्व कैटेगरी के सीट, तो वहां पर आप दूसरे को SC के लिए रिजर्व थे, तो वहां पर दूसरे को खड़ा कर नहीं सकते थे, यानी 20 सीट आपके पास बचा। 20 में भी आरजेडी की 20 सीटों में 9 सीटों पर यादव उम्मीदवार दिए गए, यानी आरजेडी के कुल मिलाकर जो है लगभग 40% उम्मीदवार, कुल मिलाकर 23 सीटों में 40% उम्मीदवार एक जाति से। तो अगर आप ये स्थिति 2025 के विधानसभा चुनाव में बनी, अगर भी यही स्थिति रहती, चूंकि देखिए लालू परिवार के साथ यादव वोट छिटकने का खतरा है और खतरा जायज है। दरअसल जो राजनीति को समझने वाले लोग हैं, जानने वाले लोग हैं, वो आपको बताएंगे कि एक दौर में बिहार में जो है यादवों के सर्वमान्य नेता जो है वो रामलखन सिंह यादव हुआ करते थे। रामलखन सिंह यादव मुझे याद है, मैं एकदम जब बच्चा था तो हमारे शहर में यादव सम्मेलन हुआ और रामलखन सिंह यादव को ताज पहनाकर पूरे शहर में घुमाया गया था। लोग कहते थे गोप का पोप। रामलखन सिंह यादव को पदवी दी गई थी, लेकिन 90 में जो लालू प्रसाद यादव का दौर आया तो रामलखन सिंह यादव ऐसे नेतृत्व में गए, इस तरीके से गायब हुए, विलुप्त हुए राजनीति से, उनका कोई नाम लेवा नहीं बचा। मैं गया था उनसे मिलने, करीब 2004 के लोकसभा चुनाव के समय की बात है, और मैं उनसे गया था जब वो अपने घर में पड़े थे। मैं उस समय टेलीविजन चैनल में काम करता था और उनसे बिहार के पुराने किस्से, राजनीतिक किस्से जानने उनके पास गया था।
तो रामलखन सिंह यादव, स्वर्गीय रामलखन सिंह यादव जी की पीड़ा जो है वो सुनने को मिली थी। खैर, लेकिन जिस तरीके से रामलखन सिंह यादव ने कई सालों तक, कई दशकों तक बिहार के यादव वोटरों पर राज किया, लालू यादव आए और लालू यादव ने उनका पूरा राज जो है एक झटके में समाप्त कर दिया। लालू परिवार इस बात को समझता है कि कोई दूसरा चेहरा खड़ा हो सकता है जो हमारे साम्राज्य को उसी तरीके से इतिहास बना देगा जिस तरीके से हमने रामलखन सिंह यादव को बनाया था। और ये डर है कि लालू प्रसाद यादव का परिवार कई सीटों पर जो है वो यादव बहुल सीटों पर, खासकर यादवों की जो सीट परंपरागत तौर पर मानी जाती रही है, वहां पर कोई प्रयोग करने से ही सकता है। उसको लगता है कि डर है कि मुसलमान वोट में नाराजगी बढ़ रही है, लेकिन वो यादवों के साथ, यादवों की सीट के साथ, आप देखेंगे मुस्लिम की सीट काटकर दूसरी जाति को दे दिया जा सकता है, लेकिन यादवों की सीट लालू परिवार में नहीं कटता है। ये डर सताता है। तो आप यादव प्रेम जो है वो ज्यादा, यादव प्रेम जो है वो घातक हो सकता है लालू फैमिली के लिए। अब दूसरी तस्वीर देखिए, बिहार में जो दूसरा समीकरण था है अभी आरजेडी का, वो माई समीकरण, MY समीकरण, मुस्लिम और यादव। पहले मुस्लिम आता है, तादाद भी ज्यादा है। आप तकरीबन आप समझिए कि तकरीबन 18%, 17.7% जो है मुसलमानों की आबादी है। और लालू प्रसाद यादव का परिवार ये समझ रहा है, लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव या फिर आरजेडी को चलाने वाले जो थिंक टैंक है वो समझ रहे हैं कि मुसलमान वोटरों पर खतरा सबसे ज्यादा मंडरा रहा है। उनको मालूम है कि मुसलमान उनको मजबूरी में वोट देते आए हैं और मुसलमान छिटक सकते हैं, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा सेंधमारी की कोशिश अगर किसी ने की है तो प्रशांत किशोर ने की है। आप देखेंगे, आपको बहुत चीजें सामने नहीं आती, मीडिया के सामने नहीं लाई जाती है प्रशांत किशोर और प्रशांत किशोर की टीम द्वारा, लेकिन मुसलमान वोटरों को लेकर प्रशांत किशोर ने पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार से लेकर पटना तक उस समाज के अलग अलग तबके के लोगों के साथ, अलग अलग किस्म के ओहदे के लोगों के साथ कम से कम जो है वो 2 दर्जन से ज्यादा मीटिंग की है। पटना में आप समझिए कि आप कह सकते हैं कि प्रशांत किशोर ने केवल मुस्लिम लोगों का सबसे बड़ा सम्मेलन किया और हमने देखा कम से कम 10,000 मुसलमान उस सम्मेलन में आए थे। और हमने देखा यह भी कि जब प्रशांत किशोर ने 2 अक्टूबर को जब रैली की पटना में और कहा जन स्वराज पार्टी बनाने का ऐलान किया, तो प्रशांत किशोर की रैली में आप कह सकते हैं कि मतलब जो मुसलमानों का प्रतिशत है बिहार में, जनसंख्या प्रतिशत है, उसी प्रतिशत में प्रशांत किशोर की रैली में, या उससे ज्यादा कह सकते हैं, मुसलमानों की तादाद थी। तो मुसलमान वोटरों पर खतरा मंडरा रहा है। वो साथ छोड़ सकते हैं। AIMIM, ओवैसी की पार्टी, वो अलग एक बड़ा खतरा है। ठीक है, लोकसभा चुनाव में AIMIM के उम्मीदवारों को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन आप याद कीजिए कि पिछला विधानसभा चुनाव जो 2020 में हुआ था, उसमें भी AIMIM यानी ओवैसी की पार्टी के 5 विधायक जीत कर आए थे। 19 के चुनाव में लोगों ने वोट नहीं दिया था उस तरीके से, लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव में मुसलमानों के एक बड़े तबके ने और खासकर सीमांचल के इलाके में ओवैसी की पार्टी को वोट दिया था। तेजस्वी यादव मुश्किल में है, परेशानी में है, ये हम आपको कह सकते हैं, क्योंकि अगर बिहार में अगर एंटी यादव गोलबंदी कराने की कोशिश करती है बीजेपी, तो तेजस्वी यादव के सामने मुश्किल खड़ी हो सकती है। मुश्किल इस बात की है कि अगर उन्होंने यादव सीट पर अगर कोई यादवों को कम करने की कोशिश की, अगर उनकी सीट जो परंपरागत तौर पर, अगर आप कहें कि जहां से लड़ते रहे, अगर उनकी सीट कम करने की कोशिश की, तो फिर क्या होगा कि वहां पर निर्दलीय खड़ा हो जाएगा और हालात 2010 के जैसे हो सकते हैं। 2010 में भी आरजेडी के पास जो है वो, आपको बता दें कि अच्छा खासा जो 18% और 14.25%, मैंने करीब 32% का आंकड़ा बता रहे हैं कि जो आंकड़ा रहा है MY समीकरण का जो आंकड़ा है बिहार में, 2010 का चुनाव याद कीजिए, उस समय भी आरजेडी के साथ ये जातियां थी। लेकिन हालत क्या हुआ? हालत ये हुआ कि आरजेडी को सिर्फ 22 सीटें आई थी, ओनली 22। हमको याद है उस चुनाव में एनडीए ने, यानी बीजेपी और जेडीयू केवल 2 पार्टियां थी और इन दोनों ने मिलकर 206 सीटें जीत ली थी। क्यों? क्योंकि तेजस्वी यादव का वोट बैंक जो है, खासकर यादव वोट बैंक, जहां से उन्होंने, उसमें लालू प्रसाद यादव थे, लालू प्रसाद यादव ने जहां से यादवों को टिकट काटा,
उन सब जगहों पर निर्दलीय यादव उम्मीदवार खड़े हो गए और उन्होंने अच्छी खासी तादाद में जो है वोट बैंक में सेंधमारी कर ली थी। जहां से मुसलमान का टिकट काटा वहां से मुस्लिम उम्मीदवार खड़े हो गए और मुस्लिम उम्मीदवार, उसमें एक और परिस्थिति थी, कांग्रेस अलग थी तो उसने बड़े पैमाने पर मुसलमान उम्मीदवार उतारे थे, तो उन मुसलमानों का वोट बट गया। नतीजा ये हुआ कि 2000 जब आप कहें कि 2006 में जब पार्टी लालू प्रसाद यादव ने बनाई थी, उस समय से लेकर अब तक सबसे बुरा प्रदर्शन 2010 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी की रही। तो खतरा यह है कि तेजस्वी अगर यादव वोटों के साथ, यादव सीटों के साथ प्रयोग करते हैं तो मुश्किल है, निर्दलीय खड़े होंगे, बागी खड़े होंगे, न प्रयोग करते हैं तो बीजेपी की मंशा सफल होगी, जो ये मैसेज देने की कोशिश करेगी कि देखिए एंटी यादव, यादवों का राज आने की, यहाँ पर लाने की कोशिश की जा रही है। मुश्किल में है तेजस्वी यादव, इसलिए हरियाणा चुनाव के बाद मंथन विचार विमर्श का दौर जो जारी है। आप कह सकते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में ऐसी कोई यादव एंटी यादव गोलबंदी तो नहीं हुई एंटी यादव गोलबंदी, क्योंकि उसका मुद्दा अलग था। लेकिन बीजेपी अब प्रचारित करने जा रही है, और लिख लीजिए मेरी बात को, कि बीजेपी अब प्रचारित करने जा रही है चुनाव अभियान में कि यादवों का राज बिहार में लाने की कोशिश की जा रही है। और यकीन माने जिस तरीके से एंटी जाट प्रदर्शन करके जो है वो एंटी जाट मोबिलाइजेशन करके, प्रदर्शन नहीं मोबिलाइजेशन करके, एंटी जाट गोलबंदी करके बीजेपी हरियाणा की विधानसभा में सत्ता में आ गई, हरियाणा विधानसभा चुनाव में, उसी तरीके से बीजेपी की अगली कोशिश होगी कि बिहार में उसी तरीके की गोलबंदी कराई जाए। जवाब कैसे ढूंढेंगे तेजस्वी, ये उनको देखना है, क्योंकि यादव को नकारेंगे। अगर उनको एंटी को यादव गोलबंदी काटनी है तो उनके लिए यादवों का सीट काट के दूसरी जाति को देना पड़ेगा। तो फिर यहाँ पप्पू यादव जैसे नेता खड़े हैं। मुसलमानों की सीट काटेंगे तो प्रशांत किशोर से लेकर AIMIM जैसे पार्टियां खड़ी हैं। पप्पू यादव जैसे नेता जो व्याकुल है इस बात को कि जिस तरीके से राम लखन सिंह यादव की सियासी जो है, आप कहें कि विरासत जो है लालू प्रसाद यादव के पास आ गई थी, इस तरह से लालू प्रसाद यादव की सियासी विरासत जो है वो मेरे पास आ जाए। हर कोशिश कर रहे हैं वो, हर दांव चल रहे हैं। तो ढेर सारी बातें हैं, लेकिन हम आपको कह रहे हैं कि हरियाणा विधानसभा चुनाव का बड़ा परिणाम होने जा रहा है, बड़ा असर होने जा रहा है। बिहार जैसे राज्य, बिहार में नहीं, आप महाराष्ट्र में भी देख सकते हैं कि महाराष्ट्र में भी इसका कुछ न कुछ ऐसा प्रयोग किया जा रहा है। हालांकि वहां गुंजाइश बीजेपी के लिए सीमित है, लेकिन बिहार में पर्याप्त गुंजाइश है। बिहार में एक पार्टी साथ है JDU, और उसे कोई परहेज नहीं है, एतराज नहीं है कि एंटी यादव पॉलिटिक्स की जाए, गोलबंदी कराई जाए। नीतीश कुमार को एतराज नहीं। इस चुनौती से तेजस्वी कैसे निपटेंगे ये देखने की बात होगी। फिलहाल जो कुछ आगे होने जा रहा है वो हम आपको बता रहे हैं कि देखिएगा, एंटी यादव गोलबंदी बिहार में कराने की कोशिश अब से ही शुरू होगी। 2-4-5 दिन पूजा फेस्टिवल का जो है वो खत्म होने दीजिए, ये मौसम जो है, उसके बाद आप देखेंगे किस तरीके से एंटी यादव गोलबंदी कराने की जो है कोशिश बिहार में तेज होगी। फिलहाल हमें दीजिए, नमस्कार।